चलो हेलो स्टूडेंट्स, अगेन हरमी सिंह इज हियर, योर सोशल साइंस टीचर। और आज हम सेकंड चैप्टर करने वाले हैं, ग्रेड 9 ज्योग्राफी पोर्शन, एंड नेम ऑफ दिस चैप्टर इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। लेट मी राइट इट once again. It is the chapter from geography, okay, and this is chapter number 2. Name of this chapter is physical features of India. पहले चैप्टर का जो नाम है उसका मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में किस चीज के बारे में बात की गई है? इंडिया के, ठीक है। और इंडिया की पर्टिकुलर किस चीज के बारे में बात की गई है? इंडिया के फिजिकल फीचर्स, ठीक है, जो इमेजिनेटरी नहीं है। इसमें आ जाएंगे प्लेन्स, माउंटेन्स एक्सेट्रा। जैसे बोला जाए ना, भी इंडिया सिर्फ कंकड़ और मिट्टी से नहीं बना, इसके बहुत सारे डाइवर्जेंट फीचर्स हैं, ठीक है। सो ये चैप्टर शुरू करते हैं, और चैप्टर शुरू करने के जो मेन कोर्स है उसमें जाने से पहले आपको कुछ थ्योरीज बताना चाहता हूं, जिससे वो चैप्टर का बेस बन जाएगा और आप क्लियर तौर पर इस चैप्टर को समझ पाओगे। बेस को ज्यादा समझना जरूरी है अच्छी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड करिए प्लीज, बैक करिए एक मिनट, बैक। सो बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं, बिल्कुल जीरो से, चैप्टर से नहीं, चैप्टर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाके। एक टाइम पहले सिर्फ हमारे जो सौरमंडल है, हमारी जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी में एक ही मेन स्टार होता था, उसे आज के टाइम में हम बोलते हैं सन, ठीक है, सन। और करोड़ों साल पहले उसमें एक ब्लास्ट हुआ, ठीक है। दैट्स वाई सन के कुछ टुकड़े उससे अलग हो गए, कुछ बड़े इस तरह से, ठीक है। यू नो दैट जो सन है वो एक आग का गोला है, और ये जो टुकड़े उससे अलग हुए थे, ये बहुत समय पाके काफी डिले होने के बाद ये जो गर्म टुकड़े थे धीरे धीरे ठंडे हो गए, ठीक है जी। और इन टुकड़ों में से जो बनी है हमारी अर्थ, अर्थ बन गई। अर्थ वाज द पार्ट ऑफ सन मैनी ईयर्स अगो, ठीक है जी। इस तरह से हमारी जो गैलेक्सी है, जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, उसका निर्माण हुआ। उस ब्लास्ट का नाम आप नोट कर सकते हो, बिग बैंग। मैं लिख भी देता हूं, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंगली सन में ब्लास्ट हुआ, उसके कुछ टुकड़े उससे अलग हो गए, जो आज के टाइम में प्लेनेट या ड्वार्फ प्लेनेट कहलाते हैं, ठीक है जी। सो जिस तरह से टाइम बीतता गया, अर्थ का जो पार्ट है, अर्थ है जो बहुत ज्यादा गर्म थी, ठंडी होनी शुरू होगी। इन दिस वे इसकी 3 लेयर बन गई। आपको इस चीज का पता ही है, कोई भी चीज है बाहर से पहले ठंडी होती है, उसके मिडल वाला हिस्सा उसके बाद ठंडा होता है, और बिल्कुल सेंटर वाला जो हिस्सा है सबसे लास्ट में ठंडा होता है। सो इन दिस वे इसकी 3 लेयर बन गई अर्थ की, क्रस्ट, मेंटल, एंड दिस वन इज कॉल्ड कोर। कोर को नाइफ भी बोलते हैं। इसमें सब कुछ मेल्टेड है, सब कुछ मेल्टेड है। जब अर्थ बनी, इसके दौरान इसमें सीजन्स आए, कभी आइस एज आ गई, कभी कोई युग आ गया, तो अर्थ पर जो एनवायरनमेंट था वो चेंज होता रहा, ठीक है। यहां से ये चैप्टर शुरू होता है, बेस ये वाला है, ठीक है जी।
अब हम बोलते हैं कि इंडिया, जैसे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा, इंडिया लाइज टोटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज वेल एज इंडिया लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इंडिया लाइज इन एशिया कॉन्टिनेंट। सो इन दिस वे दो ग्रुप्स बन गए अर्थ में स्टार्टिंग टाइम में। एक जो था वाटर बॉडी, दूसरा जो था लैंड था। ओके, तो इस तरह से हमारे अर्थ की संरचना थी बहुत समय पहले। अगर हम इसे इक्वेटर माने तो यहां पर एक ना सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, ठीक है, सुपर कॉन्टिनेंट। इसका नाम था पेंजिया, इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम। सुपर कॉन्टिनेंट मीन्स व्हेन ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर पार्ट ऑफ ईच अदर, जो आपस में जुड़े हुए थे। इसके ऊपर वाले हिस्से को बोलते थे अंगारा लैंड और नीचे वाले को बोलते थे गोंडवाना लैंड। क्वेश्चन जब आता है कि जब सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे, देयर वाज अ सिंगल कॉन्टिनेंट सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। प्रेजेंटली सारे के सारे कॉन्टिनेंट आपस में बाइफरकेट, टूट कैसे गए, ठीक है। यहीं से ये चैप्टर शुरू होता है और इससे चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको स्लाइड शो की हेल्प से करवाने की कोशिश करता हूं और जो विजुअल है इफेक्ट काफी अच्छा आएगा। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलिएगा। सो इसके पीछे साइंटिस्ट ने कोशिश की है एक थ्योरी डेवलप करने की, डेफिनेटली बहुत अच्छी थ्योरी है। इसमें उन्होंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि जो सुपर कॉन्टिनेंट है जो था पेंजिया, वो आपस में टूट कैसे गया, ठीक है। इस थ्योरी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है जी। ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन करने से पहले आपको छोटी सी चीज बताता हूं। मैंने पहले बताया था, यहां से शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको अर्थ की 3 लेयर्स बताई थी। क्रस्ट जो बिल्कुल आउटर लेयर है, इन बिटवीन वाली लेयर मेंटल, और बिल्कुल सेंटर वाली जो मेल्टेड है दैट इज द कोर। अब क्या था कि कोर बिल्कुल जो सेंटर में थी, इस तरह से मान के चलें, ये टोटली सेमी लिक्विड है, ठीक है। और जो हमारा लिथोस्फीयर है मींस लैंड, इसके ऊपर तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। और इसमें जब कोई भी वेरिएशन होती है, चेंज होती है, तो इसके मान लीजिए ये वाला हिस्सा जो है कोर है, जहाँ अर्थ का सेंटर वाला हिस्सा है, इसके ऊपर हमारा लिथोस्फीयर है। जब इसमें कोई भी मूवमेंट होगी, इसमें दरार पड़ जाएगी, टूटेगी, ठीक है। इन दिस वे जो सुपर कॉन्टिनेंट है, बिकॉज ऑफ कोर एंड बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ मेंटल, वो आपस में टूट गया, क्रैक हो गया और एक दूसरे से अलग हो गए। इसके टुकड़े पेंजिया के 7 पार्ट बन गए, जिन्हें आज के टाइम में हम कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं। पेंजिया वाज द सुपर कॉन्टिनेंट। एक चीज बताता हूं, पहले मैंने आपको बताया था देयर वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ वंस अपॉन अ टाइम, के उसके ऊपर वाले हिस्से को अंगारा लैंड बोलते हैं, नीचे वाले को गोंडवाना लैंड बोलते हैं, और इन बिटवीन का एरिया जो छोटी सी लाइन थी, उस लाइन में वाटर बॉडी थी और उस सी का नाम था टाइथिस सी। मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति में भी आया था, आप भी नोट कर लीजिए, शायद आप भी करोड़पति बन जाए। सो लेट अस कम टू पॉइंट। यहां तक मैं आपको बता चुका हूं कि जो थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट है कि जो सुपर कॉन्टिनेंट है आपस में टूट कैसे गया और उसके अलग अलग कॉन्टिनेंट कैसे बन गई। अब यहां तक हमें क्लियर है, पर इंडिया जो कभी किसी टाइम अफ्रीका के साथ जुड़ा होता था, मैं आपको इनकी मदद से आपको बताऊंगा भी, और वो ऊपर उठ के चाइना की तरफ क्यों चला गया। हिमालय पहले होता ही नहीं था, हिमालय की जगह पर कौन सा सी था, मैंने आपको नाम भी बताया, टाइथिस सी। ये कैसे हुआ, क्यों ये हुआ, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स है क्या कि जो सुपर कॉन्टिनेंट आपस में टूट गया, टुकड़े हो गए, हर एक उस लिथोस्फीयर के पार्ट को प्लेट बोला जाता है, ठीक है। इसमें कुछ मेजर प्लेट्स हैं बड़े साइज की और काफ़ी सारी माइनर प्लेट्स भी हैं।
तो इसकी मूवमेंट 3 टाइप की होती हैं। यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहली जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। इसमें क्या होता है, दो प्लेट्स एक दूसरे को पुल करती हैं, आपस में खींचती हैं। ठीक है, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, जुड़ती हैं। इसके दो इफेक्ट होते हैं, या तो एक दूसरे में धंस जाती है, नीचे की तरफ को चला जाता है सारे का सारा जो लिथोस्फीयर पार्ट होता है, या इन बिटवीन वाला हिस्सा ऊपर की तरफ आ जाता है। आपको एग्जांपल से शो करता हूं। 1 मिनट, नोटबुक दीजिएगा जरा। यस, अब आप इस पिक्चर में सिर्फ इतना देख रहे हो कि दो प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं और आपस में भिड़ के नीचे को जा रहा है। पर कई बार ऐसा भी होता है, जैसे दो प्लेट्स हैं, जैसे ये देख लीजिए, ये प्लेट नंबर 1 है, प्लेट नंबर 2, ये आपस में एक दूसरे को पुल कर रही हैं, टकरा गई और इन बिटवीन वाला हिस्सा ऊपर को आ गया। ठीक है, इसके कारण कन्वर्जेंट बाउंड्री के कारण दो किस्म की एक्टिविटीज होती हैं। या तो प्लेट्स आपस में टकरा के नीचे की तरफ, कोर की तरफ मूवमेंट कर देती है सारे का सारा जो होता है, और इसके कारण अर्थक्वेक भी आता है। दैट्स व्हाई नेपाल वाले एरिया में अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं। कारण आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। कई बार दो प्लेट्स आपस में जुड़ के इन बिटवीन वाला हिस्सा ये अपवर्ड्स में राइज होता है। ठीक है, ये पहली मूवमेंट है, और इस मूवमेंट को टेक्टोनिक प्लेट की इस मूवमेंट को बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। दूसरी आ गई डाइवर्जेंट बाउंड्री, मैं लिख देता हूं। इसमें क्या होता है कि दो प्लेट्स एक दूसरे को पुश कर रही होती हैं, वो इस साइड में जा रही है, वो इस साइड में जा रही है। ये देखिए, मान लो ये प्लेट ए बी है, ये इस साइड में जा रही है और ये इस साइड में जा रही है। ये एक दूसरे को धकेलती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल वाली आ गई। एक जो थर्ड वन है, इसे बोलते हैं ट्रांसफर बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसमें क्या होता है, प्लेट आगे पीछे इस तरह से मूव करती है। ठीक है, और इसके कारण इफेक्ट क्या होता है, तीनों के तीनों जो मूवमेंट है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफर बाउंड्री के कारण इफेक्ट क्या आता है, या तो अर्थक्वेक आते हैं या आते हैं वोल्केनोस इरप्ट होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू ए थर्ड फिगर। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर प्लेट टेक्टोनिक्स का एरिया मार्क किया हुआ है। ठीक है, मैं और इसे हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, ये जो हाईलाइट मैंने किया है, ये अलग अलग प्लेट्स को शो कर रहा है, अलग अलग प्लेट्स को। कुछ बड़ी प्लेट्स हैं, आप साइज में क्लियरली देख सकते हो, कुछ साइज में प्लेट्स बड़ी हैं, कुछ छोटी प्लेट्स हैं। अब यहां पर आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा हमारा देश, ये रहा इंडिया। ठीक है, हर एक प्लेट का नाम भी अलग है। इंडिया जिस प्लेट में आता है, उस प्लेट का नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इस साइड में लिखता हूं मैं, जिस प्लेट में इंडिया आता है उस प्लेट का नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और इसके ऊपर जो चाइना वाली साइड में ये वाली प्लेट पड़ी है, इसका नाम है यूरो एशियन प्लेट। इन दोनों प्लेट्स की जो मूवमेंट है, ये आपस में एक दूसरे को पुल करती हैं। ठीक है, और एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। मैंने पहले बताया था कन्वर्जेंट बाउंड्री, जो कन्वर्जेंट मूवमेंट के कारण जो प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, या तो एक दूसरे से टकरा के पाताल लोक की तरफ जाती हैं या अपवर्ड्स की तरफ राइज हो जाती हैं। उसके इन बिटवीन वाला हिस्सा जो होता है
जो सेडिमेंट्स होते हैं, लिथोस्फीरिक सेडिमेंट्स होते हैं, वो अपवर्ड्स हो जाते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। दैट्स वाई जहां पर कभी टाइथीस सी हुआ करता था, वहां पर आज के टाइम में दुनिया के लॉफ्टीएस्ट माउंटेन रेंज है नोन एज हिमालय। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने ये बात बोली थी कि नेपाल में अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं। कारण आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा कि ये इंडिया और इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट का बॉर्डर है। ठीक है, जहां पर ये आपस में टकराती हैं और टकराने का स्पेशल एरिया जो है हिमालयाज है। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हिमालयाज बने कैसे, बिकॉज ये दोनों प्लेट्स है, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और इन अट्रैक्ट करने के कारण जब ये आपस में टकराई और इन बिटवीन वाला हिस्सा, जैसे इस तरह से ना दो प्लेट ऐसे टकराई, इन बिटवीन वाला हिस्सा ऊपर की तरफ बढ़ गया तो हिमालय बन गया। और नेपाल है जो बिल्कुल इन प्लेट के जो जहां पर एक दूसरे से टकराती हैं उसके सेंटर में है। दैट्स वाई जब भी इन प्लेट में कोई ना कोई मूवमेंट होती है तो वहां अर्थक्वेक आता है। दैट्स वाई नेपाल इज द अर्थक्वेक प्रोन एरिया। ठीक है, आई होप यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी में क्या होती है। देन व्हाट आर द थ्री टाइप ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स? मूवमेंट, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफर। और फॉर्मेशन ऑफ हिमालय का भी क्लियर हो गया होगा। ये है यूरेशियन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दे कन्वर्ज each other and middle on area it rise upwards and it formed the Himalaya। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है कि नेम द सी was placed on the place of Himalaya। ठीक है, एंड टाइथिस नाम की जो सी है उसकी जगह पर आज के टाइम में हिमालय बन चुका है। ठीक है, और हिमालय ही ऐसा माउंटेन रेंज है कि दुनिया के टॉप मोस्ट जो लॉफ्टीएस्ट माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेन पीक्स हैं, दैट आर लोकेटेड ओनली इन हिमालय। ठीक है, फर्दर स्लाइड पे चलते हैं हम। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, एक टॉपिक ये वाला मेन हो गया, ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इससे पहले जो बाकी टॉपिक था, थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, वो हमारा कवर हो चुका है। ये आप पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो। दीज आर द मेन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। वैसे और भी फिजिकल फीचर कुछ हैं पर मेन ये वाले हैं। ठीक है, और ज्यादातर पोर्शन इसमें हिमालयस वाला ही है, उस पर आपको खास तौर पे ध्यान देना पड़ेगा। उसमें डाटा काफी ज्यादा है तो आपको एग्जैक्टली वो डाटा नोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, द नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ ग्रेट प्लेन, द पेनिनसुला प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड द आइलैंड्स। ये 6 मेन फिजिकल फीचर है जिसे हम कवर करने वाले हैं। वन बाय वन हम इसे डिटेल में और इंटेंसिवली डिस्कस करेंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा डिस्कस करने वाला, दैट इज द माउंटेन रेंजेस, द नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस। इसका जो मेन नाम है दैट इज द हिमालयास, मीन से हिम का आलया। और यहां पर जो आप मैप में देख रहे हैं, हिमालय यहां से लेके जम्मू एंड कश्मीर से लेके यहां तक, यहां एंड यहां तक, ठीक है, फैला हुआ है। कहीं किसी जगह पर इसकी विड्थ ज्यादा है, किसी जगह पर कम है। इसका डाटा जो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में शो कर दूंगा। कॉलोनिन रेंज एंड हिंदकुश ये आपस में क्रॉस होते हैं और यहां इंडिया के बिल्कुल हेड के ऊपर पामीर नॉट, मैं लिख देता हूं जी, पामीर नॉट बनाते हैं। पंजाब एरिया में या नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादातर रेनफॉल जो रिट्रीटिंग मॉनसून होने का जो मेन कारण है वो पामीर नोट है, क्योंकि क्लाउड से क्रॉस नहीं कर पाते, फिर बैक आते हैं। ठीक है, दिस इज सुलेमान रेंज। ये हिमालय का मेन मैप है जो एनसीईआरटी की तरफ से इशू किया गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड।
सो स्टूडेंट्स ये डाटा है ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल। तो हिमालय को की जो माउंटेन्स है उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। वन इज द ग्रेट हिमालयास, हिंदी नेम हिमदरी। इसकी एवरेज जो हाइट है दैट इज 6000 मीटर्स। स्पेसिफिकेशंस ये लिखी हुई हैं। सेकंड जो कैटेगरी आती है दैट इज द लेसर हिमालय और हिमाचल, हिमाचल हिंदी में बोलते हैं। इसकी एवरेज हाइट है 3700 टू 4.500 मीटर्स, इसकी एवरेज हाइट है, ठीक है। तो तीसरी कैटेगरी आती है शिवालिक, या इसे आउटर हिमालय बोला जाता है, या फुट हिल्स ऑफ द हिमालय भी बोला जाता है, यहां नहीं लिखा। उसकी जो एवरेज हाइट है 900 मीटर से लेके 1100 मीटर तक आती है। जो डाटा है आप नोट कर सकते हैं। आई होप आपने ये डाटा नोट कर लिया होगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये हिमालय के बारे में कुछ बताया गया। यू कैन सी द ब्यूटीफुल माउंटेन्स ऑफ हिमालय। द वर्ड हिमालय मीन्स अ ड्रॉप ऑफ स्नो। द हिमालय स्टार्ट फ्रॉम पमीर नोट, जो आपको मैं ऑलरेडी शो कर चुका हूं। लार्ज इंडियन पेरिनियल रिवर्स, अब ये वर्ड याद रख लीजिए, ये ड्रेनेज चैप्टर में आने वाला है अच्छी तरह से। पेरिनियल रिवर का मीनिंग वो होता है कि जो जिस रिवर में सारा साल वाटर फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड पेरिनियल, ठीक है। पेरिनियल रिवर्स लाइक इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र आर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस। इट इज द नेचुरल बाउंड्री सेपरेटिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज इन द नॉर्थ। ये नेचुरल बॉर्डर बन जाता है इंडिया का, कि ये नॉर्थ के बाकी जो कंट्रीज है उससे इंडिया को सेपरेट करता है। नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सम अनदर डाटा। हाईएस्ट एंड यंगेस्ट माउंटेन इन द प्लेनेट, एक शब्द यहां पर लिखा नहीं है। हिमालय को रिगार्ड किया जाता है यंग फोल्ड माउंटेन, माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स, इसका मीनिंग है बी हिमालय इन टर्म्स ऑफ एज यंग माउंटेन रेंज है, और बना कैसे ये फोल्डिंग पोजीशन के कारण। फोल्ड हुआ था ना, यूरो एशियन प्लेट और इंडो एशियन प्लेट जब आपस में टकराई तो फोल्डिंग के कारण हिमालय एमर्ज हुआ। दैट्स व्हाई हिमालय इज रिगार्डेड एज यंग फोल्ड माउंटेन, ठीक है जी। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। इट इज लोकेटेड इन नेपाल, ठीक है। यहां कुछ गलत लिखा है, इसकी हाइट है 8848 मीटर्स। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। इट इज द होम ऑफ वेरियस फ्लोरा, मीन टू से प्लांट्स, fauna, animals. Himalayas is the home of various flora and fauna, includes endangered snow leopard, red panda, Himalayan thar, goral, musk deer, etc. Okay, let's go to the next slide, please. Here you can see the picture of northern Indian plains. Himalayas वाला हमारा पोर्शन यहाँ पे खत्म होता है। जो माउंटेन पीक्स हैं, ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है। नेम ऑफ द माउंटेन पीक आपने किस तरह से याद करना है? नेम ऑफ द माउंटेन पीक, लोकेटेड एट विच प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड, इट इज लोकेटेड इन नेपाल, दैट इज माउंट एवरेस्ट। सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज K2, लोकेटेड इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। Third highest mountain peak of the world as well as the highest mountain peak of India, Kanchenjunga, it is located in Sikkim. In this way आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैप स्किल का सेशन हम अलग से लेंगे। So let's go to the next point, next topic, that is the northern Indian plains, ठीक है। तो यहां हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। This is our second topic. हिमालयस वाला पोर्शन ओवर हो गया। जो डाटा वो आपको अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा। ये वाला जो एरिया यहां तक फैला हुआ है, ठीक है, कुछ पार्ट ये वाला भी, ठीक है। दिस एरिया इज कॉल्ड द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स।
इसे बेसिकली 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, इंडस प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है जी, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। वैसे इंडस का मेन ये वाला एरिया आ जाता है। प्रेजेंटली जो इंडस रिवर का ज्यादातर फ्लो है पाकिस्तान में है। पाकिस्तान वाज द पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर 1947, पर कुछ पार्ट जो यहाँ तक है, गंगा इस साइड वाला पार्ट है, वो इंडस प्लेन की कैटेगरी में रखा जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट ये आ जाता है गंगा प्लेन्स, और ये ब्रह्मपुत्र का एरिया इसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये डाटा प्लीज नोट कर लीजिए, एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं। फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर्स, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये जो एरिया है, जो प्लेन्स का एरिया, इसे किसने बनाया इंटरप्ले के बाद? गंगा, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेट कितनी मानी जाती है? दैट इज 2400 किलोमीटर। ठीक है। वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इन द वर्ल्ड, दुनिया में एक ऐसी जगह जहां पर काफी ज्यादा गिनती में पॉपुलेशन रहती है। इसका कारण बता दूंगा मैं, पहले आप डेटा नोट कर लीजिए। दिस ओपन प्लेन्स वर होम टू लार्ज नंबर ऑफ herbivorous like rhinoceros, elephant, buffalo, hippo, etc. Fertile agricultural land due to the huge quantity of silt brought by Himalayan rivers. Ganga along with Brahmaputra has formed a vast delta called Sundarbans. ये डाटा नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन भी करूंगा। मैं थोड़ी सी फॉर्मेशन बताता हूँ। ये नॉर्दर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन कैसे हुई है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के इंटरप्ले के कारण। अज्यूम दैट दीज आर द माउंटेन पीक्स ऑफ हिमालय। ठीक है, ये प्लेन एरिया आ गया। ठीक है, ये फर्टाइल कैसे हुआ, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर कैसी है। ये मान लो आइस कैप्स हैं, ठीक है, जहाँ स्नोफॉल होती है, आइस गिरती है, और जब भी ये मेल्ट होती हैं तो रिवर के रूप में यहाँ से स्ट्रीम्स निकलती हैं। जब ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रीम आती है, ठीक है, तो वाटर अपने साथ बहुत सारा सिल्ट और फर्टाइल चीज़ें अपने साथ लेके आता है, और इस एरिया में वो बिछ जाती हैं, रुक जाती हैं। दैट्स वाई नॉर्दर्न प्लेन्स का जो एरिया सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। दूसरी चीज़, यहाँ पर पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा है? यहाँ सिंपल सा कारण ही बनता है। सबसे पहले यहाँ वाटर की जो क्वांटिटी है वो अबंडेंट लेवल पर अवेलेबल है। दूसरा, रहने के लिए जो एप्रोप्रिएट जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं वो मैच करती हैं। तीसरा, यहाँ पर फर्टाइल होने के कारण, लैंड फर्टाइल होने के कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेजिटेशन होती है, तो लोग वहाँ प्रॉपरली अकोमोडेट हो जाते हैं। दैट्स वाई दिस वन एरिया इज ह्यूज क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंस पॉपुलेशन। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एज आई टोल्ड यू, ये विजिबिलिटी कैसे आ रही है इसकी? हाँ, विजिबिलिटी सही आ रही है। एज आई टोल्ड यू कि जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हैं वो शुरू होते हैं इंडस रिवर से, और फाइनली उनका एंड दे ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। और ड्रेन का जो एरिया ये वाला आपको दिखाई देता होगा, बहुत सारी स्ट्रीम्स दिखाई दे रही होगी, इस एरिया का नाम है सुंदरबन डेल्टा। एक रिवर है जो, ठीक है, जब वो
किसी लार्ज वाटर बॉडी में उसने एंटर करना होता है तो वो अपने आप को बहुत सारे पार्ट्स में, स्ट्रीम्स में डिवाइड कर लेता है। दैट प्लेस इज कॉल्ड डेल्टा। और हम इंडिया का जो सबसे बड़ा जो डेल्टा है, इसका 40% हिस्सा इंडिया में है, 60% बांग्लादेश में है। तो ये गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये दोनों रिवर है, ये ड्रेन इसी में करते हैं, बे ऑफ बंगाल वाया सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आगे आ गया हिस्सा पेनिनसुला सोलर प्लेट्यू का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने जब बताया था कि इंडिया वाज द पार्ट ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया, तो एक्चुअली उस टाइम के दौरान इंडिया किसके, मैंने बताया दो हिस्से बने हुए हैं सुपर कॉन्टिनेंट के। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से का नाम मैंने बताया था अंगारा लैंड, नीचे वाले का गोंडवाना लैंड। और प्रेजेंटली जो इंडिया की लोकेशन है ग्लोब पर, देखो उस टाइम के दौरान इंडिया की लोकेशन यहां पे थी जब पेंजिया हुआ करता था। प्रेजेंटली इंडिया की लोकेशन यहां पे है। ठीक है, सो इस तरह से बोला जा सकता है, इस पोजीशन से मूव होके इंडिया यहां तक पहुंचा है। ठीक है, तो यहां क्लियर हो रहा है आपको, अर्लियर ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ पेंजिया इंडिया वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड एंड प्रेजेंटली इंडिया इज द पार्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज वेल एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया यहां से लेके यहां तक मूव हुआ, इसके लिए करीब करीब 270 मिलियन ईयर्स लगे हैं, करीब करीब, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। सो अगर एक कॉन्टिनेंट एक जगह से मूव होके किसी और जगह पर जाता है तो उस वर्ड को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वन कॉन्टिनेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड ड्यू टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस इंडिया बिकेम द पार्ट ऑफ नॉर्थ हेमिस्फीयर। सो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। इंडिया व्हेन इट वाज द पार्ट ऑफ पेंजिया इट वाज लोकेटेड इन गोंडवाना लैंड। सो इंडिया का मैंने पहले बताया था कि जो इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड एंड इंडिया में यंगफोर्ड माउंटेन कौन से हैं, दैट इज हिमालयास। तो इंडिया का जो प्लेटू एरिया है, ठीक है, जो वी शेप में नीचे से बनता है, पेनिनसुला एरिया बनता है, वो किस चीज का हिस्सा है, बेसिकली गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। वहां की जो माउंटेन रेंजेस है हिमालय के कंपैरेटिवली एज में बहुत ज्यादा पुरानी है, दैट्स वाई। सो इसका डाटा नोट कर लीजिए। The plateau is surrounded by Western Ghats in the west and Eastern Ghats in the east and Satpura range to the north. Contains old hard crystal rocks. It is triangular shape. The Narmada River divides the Peninsula Plateau into Malwa Plateau and Deccan Plateau. हम एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फिर थोड़ा सा डिटेल में बता पाऊंगा मैं। यस, ये देखिए इंडिया का जो पेनिनसुला वाला एरिया, जैसे यहां से मैं डिजाइन बना रहा हूं, थोड़ा ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा। ये वाला जो हिस्सा है इसे पेनिनसुला प्लेट्यू बोलते हैं। यहां सतपुड़ा रेंज है माउंटेन्स की। ईस्टर्न घाट मैंने बताया था, ये ईस्टर्न घाट हो गया, ये वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, सो पेनिनसुला प्लेट्यू के 3 पार्ट्स बन जाते हैं। यहां से नर्मदा रिवर यहां से क्रॉस होती है। ठीक है, इसके कारण प्लेट्यू के 3 हिस्से बन जाते हैं। ये सेंट्रल हाईलैंड, ये वाला मालवा प्लेट्यू में लिख देता हूं, या मालवा
इस हिस्से को बोलते हैं छोटा नागपुर, और इस वाले हिस्से को डेक्कन प्लेटू। ठीक है जी। अब हम यहां से पहले देख लीजिए अच्छी तरह से, मैं इसके बाद एक बार फिर रिपीट करूंगा। चलो मैं रिपीट करता हूं, उसके बाद हम प्रीवियस स्लाइड पे चलेंगे। इंडिया का जो साउथ वाला हिस्सा है इसे पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, इसके ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स हैं, एक माउंटेन रेंज है जो डिस्क्रीट टाइप की है, और इसके वेस्ट में वेस्टर्न घाट की माउंटेन रेंज है। दैट बोथ आर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये सतपुड़ा रेंज है, यहां से नर्मदा रिवर क्रॉस होता है। नर्मदा रिवर के कारण इस प्लेट्यू के 3 हिस्से बन जाते हैं। ऊपर वाले हिस्से को मालवा प्लेट्यू बोल देते हैं, सेंट्रल हाईलैंड में बोलते हैं। इस वाले हिस्से को छोटा नागपुर प्लेट्यू, और बाकी वाले जो हिस्सा बचता है इसे डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। अब चलते हैं बैक स्लाइड पर, पीछे वाली स्लाइड पर। हाँ जी, अब आपको शायद क्लियर हो रहा होगा, जो इंडिया का प्लेट्यू एरिया सराउंडेड बाय वेस्टर्न घाट्स, जो मैंने इस साइड में बनाया था, इन द वेस्ट ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट, इस साइड में जो मैंने लाइन बनाई थी, जैसे मैंने माउंटेन रेंज बताई थी, कंटेन्स हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स। इसमें जो रॉक्स हैं हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। क्यों होते हैं? रीजन यही है, इंडिया वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड व्हेन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ पेंजिया। तो इस सारे के सारे माउंटेन रेंजेस की जो फॉर्मेशन हुई है वो वॉल्केनिक करप्शन हुई है, वॉल्केनो से निकले हुए हैं। दैट्स वाई इसकी जो रॉक्स है हार्ड है और क्रिस्टलाइन है। इट इज ट्रैंगुलर शेप्ड, ये ट्रैंगुलर की शेप में है। नर्मदा रिवर वैली डिवाइड्स पेनिनसुला प्लेट्यू इनटू मालवा प्लेट्यू एंड डेक्कन प्लेट्यू। नर्मदा रिवर की जो वैली है उसके कारण 2 प्लेट्यू बन जाते हैं। ऊपर वाले हिस्से को मालवा बोलते हैं, नीचे वाले को बोल देते हैं डेक्कन प्लेट्यू। इस साइड वाला तो छोटा नागपुर ऑलरेडी है ही है। तीनों को मिला के ओवरऑल पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये डेक्कन प्लेट्यू का एरिया देख लीजिए। द डेक्कन प्लेट्यू इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन साउदर्न इंडिया। द प्लेट्यू इज लोकेटेड बिटवीन माउंटेन रेंजेस द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ लावा। ये मैंने बोला था ना, लावा फ्लोज known as the Deccan Traps. This plateau is the home of grazing animals like 4-horned antelope, यानी कि 4 सिंगों वाला एंटीलोप हिरन होता है, चिनका, ब्लैक बक, वाइल्ड वाटर बैफलो। The major tourism attraction in the Deccan Plateau is Badami, बेलागांव, बीदर एंड हम्पी। ये हम्पी है, दिस इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मालवा प्लेट्यू की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, जो नर्मदा रिवर वैली के कारण डिवाइड होता है डेक्कन प्लेट्यू के साथ। द प्लेट्यू कंप्राइजेस सेंट्रल मध्य प्रदेश एंड साउथर्न राजस्थान। एलिवेशन फ्रॉम अबाउट, एलिवेशन मतलब हाइट, अबाउट 1650 to 2000 feet. Malwa has mostly agrarian economy where oil seeds, cotton, legumes and cereals grains are the main cash crops. Important tourist attractions in this region are Mandu Valley, Mahabaleshwar Fort, Mahakal Temple, Kanch Mandir and Shipra River. ये नोट कर लीजिए डाटा। आई होप आपने ये डेटा नोट कर लिया होगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। कुंभ मेला नेक्स्ट। अब आते हैं वेस्टर्न घाट्स पे। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स मीन्स ए माउंटेन रेंजेस ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, इसे वेस्टर्न घाट बोलते हैं। एंड दिस इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, home of more than 325 globally threatened flora, fauna, birds, amphibians, reptiles and fish species. Western Ghats passes through Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu. This range is home of many hill stations like Manthan, Lonavala, Mahabaleshwar, Kodagu. Okay, this is the Western Ghat. नेक्स्ट करिए।
ये एक व्यू है छोटा सा वेस्टर्न घाट्स का। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं ईस्टर्न घाट की। अब थोड़ा यहां पर आपको मैंने मैप भी इसमें मैप के थ्रू शो करने की कोशिश की है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो इसे हाईलाइट कर देता हूं मैं। ये इंडिया, साउथ इंडिया, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा ये वेस्टर्न घाट आ गया, ये वाला जो हिस्सा ईस्टर्न घाट आ गया, ठीक है। वेस्टर्न घाट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब ईस्टर्न घाट के बारे में बात करते हैं। ईस्टर्न घाट्स पासिस थ्रू स्टेट्स, उड़ीसा यहां पे है, आंध्र प्रदेश उसके नीचे है, तमिलनाडु यहां पे आ गया ये वाला, एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका ऑल्सो, ठीक है। द माउंटेन रेंजेस रन पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल। इस साइड में आपको पता है बे ऑफ बंगाल है, इस साइड में अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल। द ईस्टर्न घाट्स आर नॉट हाई एज वेस्टर्न घाट्स। द प्रोमिनेंट हिल स्टेशंस इन ईस्टर्न घाट्स आर अराकू वैली, कोली हिल्स एंड पंचमलाई, ठीक है जी। डाटा नोट कर लीजिए प्लीज। Let's go to the next slide. This is the view of Western Ghats. अब इसकी हाइट कम दिखाई दे रही होगी माउंटेन्स की, कंपैरेटिवली ईस्टर्न घाट के ये हाइट में कम है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। सतपुड़ा रेंज, इसका जिक्र कहीं ना कहीं महाभारत पर भी आता है। सतपुड़ा रेंज माउंटेन रेंज ऐसी है जो इंडिया के बिल्कुल सेंटर में से क्रॉस होती है, ठीक है। और सतपुड़ा रेंज के कारण इंडिया के आधे आधे हिस्से में डिवाइड हो जाता है। शायद रामायण में इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि सतपुड़ा जो सुग्रीव जी हैं हनुमान श्री रामचंद्र को सतपुड़ा रेंज में ही मिले थे, ठीक है। सो इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज अ माउंटेन रेंज। द रेंज राइजेस इन द ईस्टर्न गुजरात स्टेट रनिंग ईस्ट थ्रू द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश टू द ईस्ट टिल छत्तीसगढ़। पंचमराई कान्हा नेशनल पार्क, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना। कान्हा नेशनल पार्क, इसके बारे में एक थ्योरी है, आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर प्रोमिनेंट अट्रैक्शंस इन सतपुड़ा रेंज। माउंट धूपगढ़ इज द हाईएस्ट माउंटेन पॉइंट इन द सतपुड़ा रेंज, ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कान्हा नेशनल पार्क के बारे में फिर बताता हूं मैं, ठीक है। सो दिस इज दीज आर द मेन स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स ऑफ सतपुड़ा रेंज। कान्हा नेशनल पार्क के बारे में ये बताता हूं। आपने जंगल बुक नाम की मूवी देखी होगी या टीवी सीरियल देखा होगा, तो उसका जो राइटर था किपलिंग 10 साल के लिए इंडिया में घूमने आया था। 10 साल के लिए वो कान्हा नेशनल पार्क में ही रह गया, बिफोर द इंडिपेंडेंस डे टाइम उसकी बात है। और किपलिंग जी ने यहां से इंस्पायर होकर द जंगल बुक नाम की बुक लिखी है, स्टोरी लिखी है, और आज उसे मोगली की स्टोरी के नाम से भी जाना जाता है। इमेजिनेटिव जो फिक्शन स्टोरी बनाई गई है। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट पॉइंट। ये एरिया देख लीजिए, पंचमराई वैली ऑफ सतपुड़ा, ठीक है, इस तरह से है। ये देखो, ये प्लेटू का एरिया ऐसा होता है, वो वहां माउंटेन पीक नहीं होती, स्नोफॉल नहीं होती, पर लुक लाइक एज अ माउंटेन्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेंट्रल हाईलैंड, जैसे मैंने मालवा प्लेटू के एरिया के बारे में भी आपको बताया था, ये वही पॉइंट आता है। प्लेटू के जैसे 3 पार्ट्स बताए थे मैंने, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेटू एंड छोटा नागपुर प्लेटू। चलिए, सेंट्रल हाईलैंड आर वन ऑफ द मेन डिविजन्स ऑफ पेनिनसुलर रीजन प्लेटू। इट कवर्स स्टेट्स लाइक राजस्थान, छोटा नागपुर, गुजरात। इंपॉर्टेंट रिवर्स इन दिस रीजन आर चंबल, सिंध, बेटवा, केन। These highlands have been formed by the disjunct ranges of Satpura and Vindhya hills, विंध्याचल जैसे। चलिए नेक्स्ट, विंध्या रेंजेस। मैंने बताया था सतपुड़ा रेंज इस तरह से है और विंध्या रेंज उसके नीचे है, बिल्कुल साथ साथ है, और इन बिटवीन का जो हिस्सा है वो नर्मदा वैली बोला जाता है उसे। खैर, द विंध्या जोग्राफिकली सेपरेटेड नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द साउदर्न इंडिया। विंध्या रेंजेस इज द पैरेलल टू द सतपुड़ा रेंज, जैसे ये पैरेलल मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। द साउदर्न स्लोप्स ऑफ द रेंज आर ड्रेन्ड बाय होली नर्मदा रिवर। अमरकंटक इज द टॉलेस्ट पीक ऑफ विंध्या रेंज,
हाइट इज अबाउट 1048 मीटर्स। अमरकंटक एक और चीज आपको ड्रेनेज चैप्टर जो नेक्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का उसमें से आपको ये वाला शब्द पढ़ने को मिल सकता है कि जो नर्मदा वैली का ओरिजिन है, नर्मदा रिवर का ओरिजिन है वो अमरकंटक हिल से ही होता है। एंड अमरकंटक हिल्स जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है विंध्या रेंज में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड विंध्या की रेंजेस दिखाई गई हैं इसमें तो, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा एंड ये डेक्कन प्लेट्यू का हिस्सा, ये मैंने डिपिक्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। और ये वाला जो मेन पॉइंट है दैट इज द कोस्टल प्लेन। कोस्ट का मीनिंग आपको मैं समझा देता हूं। वैसे कोस्ट का मीनिंग तो खैर पता ही है, तटीय रेखा। ये वाला हमारा कोस्ट है, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कोस्टल एरिया का। एज आई टोल्ड यू यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं और यहाँ पर ईस्टर्न घाट है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट है। इन बिटवीन का एरिया ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्लेन्स हैं, जैसे नॉर्थ में प्लेन्स होते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। एरिया के हिसाब से इसका अलग अलग नाम रख दिया जाता है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा कोंकण कोस्ट बोलते हैं, यहाँ मालाबार कोस्ट बोलते हैं, यहाँ कोरोमंडल, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्थ सिरकर, ये नाम मैं लिख भी देता हूँ। यहाँ से कोंकण, यहाँ से लेके, ठीक है, मालाबार, कोरोमंडल, नॉर्थ सिरकर, ठीक है। ये जो प्लेन्स हैं, प्लेन्स हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स की तरह ही हैं, पर इसमें थोड़ा सा यही फ़र्क है कि ये कोस्ट एरिया पर, इंडियन कोस्टल एरिया पर ही लोकेटेड है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स। द मेनलैंड ऑफ इंडिया, पॉइंट्स लिख लीजिए। द मेनलैंड ऑफ इंडिया हैज़ कोस्टल प्लेन्स ऑफ 61 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। जो ओवरऑल जो कोस्ट की हमारी लेंथ है इंडिया की, दैट इज़ 7516.6 किलोमीटर्स है। और उसमें से जो प्लेन का एरिया दैट इज़ अबाउट 6100 किलोमीटर्स। दे आर डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये ईस्टर्न हो गए, ये वेस्टर्न हो गए। उसकी फर्दर कैटेगरीज मैंने लिख दी, कोंकण प्लेन्स, मालाबार कोस्ट, ठीक है, एंड नॉर्थ सिरकर यहाँ से, एंड ये कोरोमंडल कोस्ट। नोट कर लीजिए प्लीज़, उसके बाद हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी हुई है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की। पहले आप ऐसा करिए कि डाटा नोट कर लीजिए, उसके बाद हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आई होप डाटा नोट हो गया होगा। यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में बताई गई है बात अबाउट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो वेस्ट इंडिया की तरफ वेस्टर्न डायरेक्शन में है। द प्लेन्स आर लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ इंडिया की जो शेप है, ठीक है। यहाँ पर अरेबियन सी है और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। द प्लेन्स आर लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं और ये वाला एरिया, ठीक है, अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के इन बिटवीन है। स्ट्रेचेस फ्रॉम रण ऑफ कच्छ, यहाँ पर रण ऑफ कच्छ है गुजरात में। स्ट्रेचेस फ्रॉम रण ऑफ कच्छ टू कन्याकुमारी, यहाँ पर कन्याकुमारी है। ये यहाँ इसकी लेंथ आती है, ठीक है। द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड कोंकण प्लेन्स एंड द साउदर्न पार्ट इज कॉल्ड मालाबार, ठीक है। ऑकरेंस ऑफ एस्चुरीज ब्रॉट बाय नर्मदा, तापी एंड साबरमती। ये किसके कारण अकर हुए हैं? जो एस्चुरीज हैं, इस तरह के वाटर फ्लो होता है और नर्मदा, तापी और साबरमती रिवर्स के कारण ये ओरिजिनेट हुआ है, अकर हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, पहले डाटा नोट कर लीजिए।
ओके, पहले ये वाला पोर्शन मैं अब कर देता हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। इतना पोर्शन ये इंडिया ही कंसिडर करना, साउथ इंडिया वाला पोर्शन। तो इस साइड में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आ गई, यहाँ पर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, यहाँ पर ईस्टर्न घाट है। अब देखिए, लोकेटेड बिटवीन बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल है, उस बिटवीन एंड ईस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट है। इन दोनों के बीच में जो ये वाला हिस्सा है प्लेन का, दिस इज कॉल्ड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कोरोमंडल। पर आपको चीज़ बताता हूँ, इतना हिस्सा कन्याकुमारी तक कैसे कोरोमंडल को बोलते हैं, और इसके ऊपर वाले हिस्से को जो बोलते हैं नॉर्थ सिरकर। द लार्ज रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, द कृष्णा एंड कावेरी फॉर्म एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। डेल्टा मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेक्स लाइक चिल्का लेक, कोलारो लेक लोकेटेड इन द ईस्टर्न कोस्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सेकेंड लास्ट टॉपिक है जो इस चैप्टर का, इट इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसे हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। थार डेजर्ट की स्पेसिफिकेशन नोट कर लीजिए। नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया 85% एंड 15%, जो थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक रह गया, 15% है जो थार डेजर्ट है वो पाकिस्तान में है। एक्सटेंडेड बिटवीन अरावली हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में है, along the coast and the alluvial plains of Indus river the west. It is world's 17th largest desert. Main occupation of its inhabitants, जो यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ताल चपार सेंचुरी डेजर्ट नेशनल पार्क जो जैसलमेर में है। रन ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। आर प्रोमिनेंट प्रोटेक्टेड एरियाज, ये स्पेशल एरियाज हैं जिसे प्रोटेक्ट या बचा के रखा गया है। थार डेजर्ट की ये स्पेसिफिकेशन है। नेक्स्ट स्लाइड पे लिए, ठीक है। द लास्ट वन टॉपिक इज अबाउट द आइलैंड्स। एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस चैप्टर, देयर आर टू आइलैंड ग्रुप्स। वन इज अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड सेकेंड इज लक्षद्वीप। जो मैं दोबारा फिर वही ड्राइंग बना रहा हूं, यहां पर बे ऑफ बंगाल आ गया, यहां पर अरेबियन सी। इंडिया मेनलैंड के साथ दो आइलैंड ग्रुप्स हैं। इस साइड में आ जाएगा अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये साउथ ईस्ट की तरफ है। और यहां पर जो आते हैं छोटे छोटे, ठीक है, वैसे तो 36 हैं पर 12 इनहेबिटेंट है उसमें से, उसका नाम है लक्षद्वीप। ये दो आइलैंड ग्रुप इंडियन यूनियन का पार्ट है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कुछ डिटेल में कर पाएंगे। ये इंटेंसिवली बताया गया, मैंने लोकेशन आपको बता दी थी। सो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। तो एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जीके का क्वेश्चन है कि जो जैसे बोलते हैं ना बहुत ज्यादा खतरनाक किस्म के क्रिमिनल अंग्रेजों की नजर में, जैसे हम तो क्रांतिकारी बोलते हैं, तो यहाँ की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर में एक जेल बनी होती थी, सेलुलर जेल, ठीक है। तो उन्हें, उन लोगों को, कुख्यात अपराधियों को वहाँ भेज दिया जाता था ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। आज के टाइम में वो जेल एक म्यूजियम के रूप में चेंज हो चुकी है। एनीवे, लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, देयर आर 572 आइलैंड्स। कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर। अंडमान फीचरिंग थ्रिलिंग वाटर स्पोर्ट्स लाइक स्नॉर्किंग, सी वॉक्स एंड स्कूबा डाइविंग। रॉज आइलैंड, हैवलॉक, द मोस्ट वेस्टेड, Viper Island, Cellular Jail are some of the attractions in Andaman and Nicobar. It is the home of 2200 variety of plants, 270 species of bird and 50 varieties of forest mammals. ओके, ये अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को आप इंटेंसिवली देख सकते हो। टोटल जो गिनती है इनके आइलैंड्स की
572 है, पर सारे के सारे इनहेबिटेंट नहीं है। ये रही इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। और इंडिया का जो सबसे ज़्यादा जो था ना साउदर्न मोस्ट टिप इंदिरा पॉइंट यहाँ पे था, अब वो सबमर्ज हो चुका है, ठीक है जी। एक और चीज़, इंडिया में सिर्फ एक एक्टिव वॉल्केनो है, तो वो यहीं पे है बहरीन में। बहरीन ये पोर्ट ब्लेयर के बिल्कुल नज़दीक एक आइलैंड है, वहाँ पर इंडिया में एक ही एक्टिव वॉल्केनो है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये आप पिक्चर देख सकते हो, द स्टेट एनिमल ऑफ अंडमान एंड निकोबार का, इसका नाम है डुगोंग सी काऊ, ठीक है। ये काऊ सिर्फ सी में ही रहती है। स्टेट एनिमल ऑफ अंडमान, ओके, इज इट ओके। फिश भी दिखाई दे रही है 2। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एरियल व्यू ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, दूर से अगर एरियल से देखें, ऊपर से देखें तो ऐसा दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट पे अब आ जाते हैं लक्षद्वीप के बारे में। आई जस्ट वांट टू टेल यू अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड एज वेल एज द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड आर द यूनियन टेरिटरीज। सो टोटल नंबर ऑफ जो इसमें आइलैंड है वो है 36। सिर्फ उसमें 10 ऐसे हैं जो इनहेबिटेटेड है, जहां पर कोई लोग रहते हैं, अदरवाइज जो बाकी 26 है वहां कोई नहीं रहता। इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, उसका नाम है कावारती। कावारती इज द कैपिटल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, ठीक है। इंडिया की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। यहां पर 600 टाइप के स्पीसीज मिलते हैं मैरीन फिश के। मैरीन फिश वो समुद्र में रहने वाली फिश होती है, एक फ्रेश वाटर फिश होती है, एक मैरीन होती है। यहां पर 600 स्पीसीज मिलते हैं मैरीन फिश के। 70 स्पीसीज ऑफ कोरल, 82 स्पीसीज ऑफ सी वीड आर फाउंड इन लक्षद्वीप। अगाती आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड, कावारती आइलैंड, मैं इसे फिर अंडरलाइन कर देता हूं, कावारती द कैपिटल। कावारती आइलैंड, कल्पानी आइलैंड आर सम ऑफ द अट्रैक्शंस इन लक्षद्वीप। स्कूबा डाइविंग, विंड सर्फिंग, स्नॉर्किंग, सर्फिंग, की स्काइंग, कैनोइंग, वाटर स्कीइंग, स्पोर्ट फिशिंग आर प्रोमिनेंट वाटर स्पोर्ट्स हियर इन लक्षद्वीप आइलैंड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एरियल व्यू देख सकते हैं आप कावारती का, इस तरह से दिखाई देता है कुछ। नेक्स्ट, थैंक यू। सो ये चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, काफी इसमें इंपॉर्टेंट डाटा है, आपने आई होप नोट कर लिया हो। अगर फिर भी नहीं किया तो आप वीडियो को वापस देख सकते हो। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस व्हेनेवर यू वांट, वी विल क्लियर योर कंसेप्ट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।